नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी के नाम है जिम्मेदारी। अरे और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? किसे दिखाना है जो इतना सज सवर रही हो? सभी नई बहू को देखने आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। बस 5 मिनट। अपने बालों का जूरा बनाते हुए संध्या ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी करो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे तैसे तैयार होकर संध्या बाहर आई तो देखा सारे घर की खिड़कियाँ खुली है। लाइट, पंखे, टीवी सभी चल रहे हैं। जल्दी जल्दी लाइट, पंखे, टीवी और खिड़कियाँ बंद करके वो बाहर आई और दरवाजे पे ताला लगाकर गाड़ी में बैठ गई। गौतम, पता नहीं कितना वक्त लगता है तैयार होने में। हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो जाती है। वहाँ जाते ही मुझे सुनना पड़ेगा। संजना का मूड खराब हो गया और उस सुरवासी आवाज में उसे देखा कि अपनी दरबार के मुंह दिखाई की फंक्शन में वो ऐसे जैसे तैसे ठीक से तैयार हो गई, लेकिन पैर में स्लीपर पहनकर आ गई। वो गौतम को रुकने से कहती है, उससे पहले वो भड़क उठा और सजना चाह कर भी कुछ ना बोल पाई। सजना सोचने लगी, कहीं भी जाना हो तो हमेशा उसके मुश्किल से आधा घंटा पहले ही पता चलता है। इस आधे घंटे में उससे उम्मीद की जाती है कि वो खुद को तैयार कर और बच्चों को भी सलीके से तैयार कर दे। साथ ही कांच की चूड़ियां, बिछिया, पायल, सिर पे सिंदूर और गले के मंगलसूत्र तो होना चाहिए और बिंदी भी बड़ी होनी चाहिए। इसमें जरा भी चूक बर्दाश्त नहीं हो जाती। खैर, जैसे तैसे गाड़ी से पैर को छुपाते हुए फंक्शन अटेंड किया। चेहरे पे एक मुस्कान और खड़ी थी। सभी नाते रिश्तेदार का स्वागत, खान पान और आराम का ख्याल रखने लगी। बड़ी बहू जो है इस घर की, जिम्मेदारी तो बनती है उसकी। आज से ठीक 4 साल पहले ढेर संग रंग बिरंगे संजोग कुमकुम लगे कदमों से अपने पिया के घर पहला कदम रखा था संध्या ने। फिर पिया के साथ कलेवा खोलना, थाल उठाई, जुआ मुंह दिखाई, जैसे कई रस्में निभाई थी। और रस्मों को निभाते शर्माते सकुचाते वो कब गौतम के करीब आ गई उसे पता ही नहीं चला। पिया के प्यारे मधोसी से मधुर दिन अच्छे कट रहे थे। वो गौतम के प्यार में इस कदर डूबी थी कि गाहे बिगाहे मिलने वाले ताने उड़ाने अनसुना कर दिया करती थी। बड़े ही धैर्य के साथ वो अपनी गृहस्थी में रमने की कोशिश कर रही थी। पर कहते हैं ना कि हर दिन एक समान नहीं होते। जहाँ खुशी आती वही गम की परछाई भी पीछा करती है। संध्या हर नई नवेली दुल्हन की तरह घर के सभी सदस्य का मन जीतने की कोशिश करती, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती, सासू माँ की हर बात में बिना तर्क वितर्क के मानती। पर फिर भी उसे महसूस होता कि शायद कोई कमी रह गई है। मुझसे इसलिए कोई घर के तरफ खुश नहीं होता जैसे मेरे मम्मी पापा होते हैं। कैसे मेरी एक छोटी सी उपलब्धि पे, छोटी सी सफलता पर खुश हो जाते थे। वो प्रोत्साहित करते थे। कोई भी नई सब्जी या पकवान बनाना सीखती थी, वो तारीफें करते और कोई कमी भी रह जाती तो इस तरह से बताते कि मैं दुगुना उत्साह के साथ उसे सुधारने में लग जाती। लेकिन यहाँ तो जरा सा भी चूक होने पे इतना बुरा डांटते हैं कि रोना ही आ जाता है। कभी याद नहीं आता कि पापा ने कभी जोर से डांटा हो। वो तो ससुराल आकर पता चला कि डांटने वाले पापा भी होते हैं। नैहर में तो पापा ने हमेशा बचाया ही माँ की डांट से और मार से। पर माँ पापा के संस्कार ही ऐसे दिए कि बड़ों के सामने बोला नहीं जाता। खुद की गलती हो या ना हो, सब कुछ चुपचाप सुनती और कोई गुंजाइश होती तो सुधारने की कोशिश करती। कभी कभार ज़्यादा परेशान हो जाती तो सोचती गौतम से कहूँ, पर अगले ही पल अपना फैसला बदल लेती, क्योंकि समझती कि वो गौतम को विश्वास नहीं करेगा। उनके सामने कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इसलिए जो भी बात होती गौतम की गौर मजबूरी होती थी। वो भला कैसे विश्वास करते? अरे संध्या, किन ख्यालों में डूबी है और चाय किसके लिए बना रही हो? एक कप मुझे भी देना। संध्या बर्तन में लौटी और अपनी ताई सास के पैर छूकर बोली, नहीं बहू के मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ, आपके लिए बना देती हूँ। ताई सास, संध्या तुम्हारे पीहर से कोई नहीं आया? संध्या बोली, नहीं कोई नहीं आया, क्योंकि किसी ने बुलाया ही नहीं। और आप तो सब जानती है, यह सब हमारे से एक बात है। ताई सास, अरे तो तुम क्यों देवरानी के पीहर वालों की आवगत में लगी हुई हो? तुम्हारे तो पीहर वाले से पूछते भी नहीं। यह भेदभाव नहीं क्या? संध्या, हाँ ताई जी, भेदभाव तो है, लेकिन ये भेदभाव तो मेरे सास ससुर कर रहे हैं। उसने मेरी देवरानी उसके पीहर वाले का क्या दोष है? आप तो आराम से बैठकर चाय पीजिए, इन सब बातों को छोड़िए। चाय पीते हुए संध्या के सामने 3 साल पहले की वो घटना आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। 3 साल पहले वो उस अपने ससुराल में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसके अपने ससुरों को जवाब दे दिया था। क्या करती हो? शादी हुई काफी वक्त हो चुका था। पग फेरे के बाद एक भी बार अपने पीहर नहीं जा पाई थी। वो उसे सबकी बहुत याद आती थी, पर सासी जी ने एक बार उसे पीहर जाने को नहीं कहा। जब भी वो जाने के पूछती उसे कई घंटों तक जवाब ही नहीं देती, या एक के बाद एक काम बताती जाती और उसे करते करते शाम हो जाती। फिर उसकी सास कहती, तुम गई नहीं? वो मन मसोर कर रह जाती। एक दिन संध्या ने ठान लिया कि सुबह जल्दी तैयार होकर गौतम के साथ निकल जाएगी। उस दिन उसने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता और खाना साथ ही बना दिया था और गौतम के साथ जाने को तैयार हो गई। जैसे
जैसे ही सासू जी ने संजना को तैयार देखा वो पिफर पड़ी। ये क्या बहू, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? घर के काम कौन करेगा? मैंने नाश्ता और खाना बना दिया है, मैं पीहर जा रही हूँ। संजना का इतना कहना था कि ससुर जी चिल्लाकर बोले, किससे इजाजत से पीहर जा रही हो? संजना से भी नहीं रहा गया, वो बोल पड़ी, अपने पीहर जाने के लिए, मम्मी पापा से मिलने के लिए मुझे किसी से इजाज़त की नहीं ज़रूरत है। आपको कैसा लगे जब आपके बेटे भी आपसे बात करने के लिए आयत मांगने पड़े? और मैं तो हमेशा पूछती थी लेकिन कोई जवाब भी नहीं देता, तो मैंने भी सोच लिया है अब किसी से नहीं पूछूंगी। इतने वक्त का गुब्बार और गुस्सा संजना के सामने झलक रहा था। आज ना उसे माँ के संस्कार याद आ रहे थे, ना ही पिता की सीख। उसे याद आ रहा था तो सिर्फ वह तरफ और बेबसी जो इतने महीने से वो महसूस कर रही थी। एक माँ बाप अपने बेटी को कितने प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, हर ख्वाहिश पूरे करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसे संस्कारित करते हैं, क्योंकि उसे पराया घर जाना है। लेकिन बेटों को तो माँ बाप के साथ 27-28 साल रहती है, उसे उनसे बात करने के लिए आयत नहीं लेनी पड़ती है। वो जब चाहे वो बात कर सकते हैं, उसे रूठ सकती है, उन्हें मना सकते हैं, लेकिन शादी होते ही उम्मीद की जाती है कि वो अपने माता पिता को भूल जाए। सिर्फ तब तक याद रखे जब ससुराल में कोई रस्म निभानी हो या तोहफे की बरसात करनी हो। क्यों, किसने हक दिया है सबको? और हर पति का पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए होते हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने में किस बात का डर लगता है? कहते फिरते हैं कि तुम बहुत प्यार करते हो, मौका मिलते ही पर जताते भी है, पर ऐसे प्यार का क्या आचार डाला जाए जिससे पत्नी के साथ खरा नहीं हो सकता है, उसके पक्ष में एक बात नहीं बोल सकता है। संजना का इतना कहना था कि गौतम उस पर बरस पड़े। यह किस तरह से बात कर रही हो तुम? संजना आंखों में आंसू लिए, क्या गलत कहा और क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तुम कुछ नहीं बोलते। मैं गलत करूँ तो तुम मुझे कहते हो, मैं गलती सुधारने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे मम्मी पापा गलत कर रहे तो तुम चुप क्यों हो? गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और जिन्होंने जन्म दिया उससे मिले बिना कैसे रहूंगी? खुद को क्यों नहीं कहते मिला उतनी बड़ी बात होती। गौतम बिना कुछ बोले ऑफिस निकल गया और संजना अपना सामान पैक करके पीहर चली गई। हफ्ते भर बाद गौतम संजना को लेने गया, उससे माफ़ी मांगा और समझाया कि कुछ भी कहना हो तो मुझसे कहना, लेकिन मम्मी पापा से सामने मत बोलना। लेकिन संजना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, जिस घर के लिए मेरे माता पिता की इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रहूँगी। जहाँ मेरे मम्मी पापा को मुझसे मिलने के लिए मिन्नत करनी पड़े वहाँ मैं नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम साथ उस घर में चलूँ तो तुम्हें वादा करना होगा कि कोई मेरे माता पिता को अपशब्द नहीं कहेगा और अपने घर जाने के लिए मैं किसी की रियायत नहीं लूँगी, तुम्हारी भी नहीं। गौतम, तुम क्या बात को बढ़ा रही हो? संजना बोली, मैं तुम्हारी बातों को नहीं आऊँगी। गौतम, या तो वादा करो या मुझसे भूल जाओ। गौतम उस वक्त तो वहाँ से चला गया, पर संजना का पक्ष अपने मम्मी पापा को सामने रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे इस समस्या को सुलझाया जाए। तभी उसके पास एक तबादले का ऑर्डर आ गया। उसने अपनी समस्या के हल मिल गया। वह संजना को लेकर नए शहर आ गया। गौतम समझ रहा था उसे अपनी समस्या बहुत अच्छे से सुलझा ली है। संजना अपने सास ससुर की नज़र में बुरी बहू बन गई, जिसके किस्से का ढिंढोरा उसकी सास अपने समाज में गाती रहती। आखिर अपने आप पाक साफ सुथरा करने के लिए सफाई भी तो पेश करनी पड़ती थी। संजना, तुम गौतम के साथ जाकर अपने 2-3 दिन के कपड़े ले आओ, तुम्हें यहीं रहना होगा। सारे मेहमान आज चले जाएंगे, पर तुम यहाँ रहोगी तो नई बहू का मन लगा रहेगा। सासू ने जैसे ही संजना का आदेश दिया, संजना, माफ़ कीजिएगा माँ जी, मैं नहीं रुक पाऊंगी, मुझे मम्मी को हॉस्पिटल देखने जाना है 1 हफ्ते तक। जब तक यहाँ हूँ उन्हीं के पास रहूंगी, मैं कौन सा रोज आती हूँ। रही बात नई बहू का, उसका मन लगने का तो देवर जी की जरूरत है, मेरी नहीं। मैं चलती हूँ, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। संजना ने बच्चों को बुलाया और गाड़ी के पास खड़े होकर गौतम का इंतजार करने लगी। बहुत खुश थी अपने फैसले पर, क्योंकि वो आज़ाद थी। वो अपने सारे कर्तव्य निभा रही थी, पर सर पर पल्लू, हाथ में कांच की चूड़ी, पैजेब, बिछिया, सिंदूर सब पहना था उसने। सास ससुर के पैर भी छूती तो चाहे स्वराज मिले अपमान। जब भी घर में कोई काम होता एक बार बुलाने पर तुरंत पहुंच जाती, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी रही थी। अब उसे अपने घर जाने के लिए, माता पिता से मिलने के लिए, उसके प्रति अपने फर्ज निभाने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी होती। अब कोई उसके माता पिता की बेइज्जती करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। भले वो अपने सास ससुर की अच्छी बहू नहीं बन पाई, उसे गर्व है कि वो अपने माता पिता का सम्मान बनाए रख पाई। चाहे समाज उसे बुरी बहू समझे, पर उसके लिए महत्वपूर्ण उसके माता पिता कि वो अच्छी बेटी कहलाए। बहू तो सिर्फ बुरी ही होती है, चाहे वो कितनी भी कर ले तो वो बुरी ही सही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।